हेलो एवरीवन। तो आज हम सेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को मैं 5 से 6 पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, कंपनी का किस तरह का बिजनेस मॉडल है, कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर कौन कौन सा वर्टिकल यहाँ पे रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। एंड देन इस कंपनी का रिसेंट में आईपीओ आया था, तो ऐसे हमारे पास में कोई FY 26 का रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस नहीं था मैनेजमेंट तरफ से। तो हम इसका जो FY 26 में एक्चुअल जो बिजनेस की डिलीवरी हुई है उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देन जो मैनेजमेंट तरफ से जो कॉनकॉल हुई है Q4 के रिजल्ट के बाद में, उस कॉनकॉल के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कंपनी की मैनेजमेंट ने FY 27 के लिए एंड फ्यूचर ईयर्स के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देन इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग को ये पता लग सके कि यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली इस कंपनी के बिजनेस से कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सब लोग यहाँ पे अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी यहाँ पे यू कैन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है जो यहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी करती है। लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट्स की ऑर्डर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास जो जो घर पे डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे जो डिलीवरी वाला जो काम होता है, मतलब यू कैन से फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से या फिर सेलर से पिकअप करने के बाद से वहां से लेके जो भी मिड माइल का काम है या फिर जो लास्ट माइल डिलीवरी करने के जो राइडर हमारे घर पे आता है, वो वाला सारा कामकाज ये कंपनी करती है। कंपनी का खुद का एक टेक प्लेटफॉर्म है जिसका यू कैन से सारा इनका ऐप है, वेब पोर्टल है, जो इनके राइडर्स हैं, जो इनका वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है यू कैन से या फिर यू कैन से डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस वाले टेक पोर्टल के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें ड्राइव होती है ताकि सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में कोई यहाँ पे लूपहोल दिखाई नहीं पड़े। एंड इस कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे वेयरहाउसेज हैं एंड साथ में sorting सेंटर्स हैं। जो लास्ट माइल डिलीवरी वाले जो sorting सेंटर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड जो भी वेयरहाउसेज हैं लास्ट माइल के sorting सेंटर्स हैं, वो ऐसे खुद के ओन्ड यू कैन से रियल एस्टेट नहीं है, इन लोगों ने लीज पे ले रखा है। बहुत सारे लैंडलॉर्ड इस तरह के यू कैन से sorting सेंटर्स यू कैन से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनसे इन लोगों ने लीज पे ले रखा है, उनको मंथली रेंटल पे करते हैं। हाँ, उन वेयरहाउसेस के अंदर sorting सेंटर के अंदर जो यहाँ पे इंफ्रा डला हुआ है, बहुत सारे रैकिंग सिस्टम है, XYZ चीजें हैं, वो जो कैपेक्स इन लोगों ने अच्छे से कर रखा है, इंफ्रा खुद से लगा रखा है, वो कंपनी ओन्ड यू कैन से इनका कैपेक्स किया हुआ है। एंड साथ में ही यू कैन से कंपनी के पास में लगभग 2.6 लाख यू कैन से डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो इनकी लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं। एंड साथ में जो कंपनी की भी टोटल रीच बनी हुई है लगभग पैन इंडिया 15,500 पिन कोड्स तक यहाँ पे डिलीवरी करने की रीच बनी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर लगभग लगभग 19,000 पिन कोड्स हैं जहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी होती है। अब बात करते हैं कंपनी के यू कैन से रेवेन्यू वर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो कंपनी के मेजरली दो रेवेन्यू वर्टिकल हैं। फर्स्ट इनका एक्सप्रेस डिलीवरी वाला वर्टिकल है, सेकंड इनका हाइपर लोकल वाला डिलीवरी वाला वर्टिकल है। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब कि लेट्स से हमने कोई ऑर्डर किया तो उसकी डिलीवरी लेट्स से कल होगी, परसों होगी, 2 दिन बाद में होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस डिलीवरी, जो हम लोग फ्लिपकार्ट मिंत्रा से ऑर्डर करते हैं। एंड ये वाला वर्टिकल टोटल रेवेन्यू का लगभग 80% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। एंड यदि जो इनका सेकंड वर्टिकल वर्टिकल की बात करें, हाइपर लोकल वाले वर्टिकल के बारे में, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्विक कॉमर्स वाला पार्ट, लाइक हम जब ब्लिंकिट पे ऑर्डर करते हैं तो हमें लाइक 30 मिनट के 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। या फिर जब हम लोग मेडिसिन ऑर्डर करते हैं लाइक यू कैन से टाटा मेनम, जिसे लगभग 1-2 घंटे के अंदर वो मेडिसिन हमारे घर पे डिलीवर हो जाती है। तो ये उनका हाइपर लोकल वाला वर्टिकल है कि सेम सिटी के अंदर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4-5 घंटे के अंदर डिलीवरी होने वाला काम इनका हाइपर लोकल वाले वर्टिकल के अंदर आता है। एंड जो इनका हाइपर लोकल वाला वर्टिकल है वो टोटल रेवेन्यू का लगभग लगभग 20-22% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ये हमने बात करी कंपनी के से किस तरह का बिजनेस मॉडल है, किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, कौन-कौन से रेवेन्यू वर्टिकल है एंड किस तरह से अपने बिजनेस को यहाँ पे रन करती है। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि खुद का sorting सेंटर में वेयरहाउसेस को लाइक से ऑपरेट करने के लिए इनको अच्छा खासा कैपेक्स करना पड़ता है, रैकिंग सिस्टम का या फिर जो भी से इंफ्रा इनको बिल्ड करना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पे पिछले काफी सालों से अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपने से वेयरहाउसेस के अंदर sorting सेंटर में अच्छा खासा कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी का रिसेंट में आईपीओ आया था। आपको पता ही होगा जनवरी 2026 के अंदर आईपीओ आया था। आईपीओ से लगभग 1900 करोड़ रुपीस का वो आईपीओ था। लगभग 900 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल था। 1000 करोड़ रुपीस इनका फ्रेश इश्यू था। जो फ्रेश इश्यू मतलब जो कैपिटल रेज के 1000 करोड़ रुपए वो कंपनी के ऑपरेशंस में यूज करने के लिए फर्दर कैपेक्स और फर्दर यू कैन से कंपनी के खर्चों के लिए उन लोगों ने रेज किया था। ऑल्दो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एज सच कोई FY 26 का गाइडेंस नहीं था, तो हमारे पास में एज सच स्पेसिफिकली नंबर नहीं है कि यार ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था
और इसको हम लोग एक्चुअल डिलीवरी से कंपेयर करें कि एक्चुअल बिजनेस की डिलीवरी किस तरह से हुई है, तो एक्चुअल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक एज सच बिजनेस का एक्चुअल किस तरह से डिलीवरी हुआ है, किस तरह से बिजनेस ने परफॉर्म किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, एंड स्पेसिफिकली एफआई 26 के अंदर किस तरह से बिजनेस परफॉर्म किया है, उसका एक बार डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जो कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि वहां पे हम लोग एफआई 26 का बिजनेस का एक्चुअल डिलीवरी हुआ उसको तो डिस्कस करेंगे एंड साथ में बहुत सारे इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे की पॉइंट्स है जो हमें समझने जरूरी है इस बिजनेस को अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है एक बार मैं उसको प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि एक बार बेटर क्लैरिटी के साथ में इस बिजनेस के अराउंड हम लोग अच्छे से डिस्कस करें। तो फर्स्टली एक बार जो कंपनी के एक्चुअल नंबर्स आए हैं आपके क्वार्टर 4 के एफआई 26 के, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो इनका क्वार्टर 4 एफआई 26 में रेवेन्यू आया था लगभग 1237 करोड़ रुपए के आसपास में। वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 74% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 7% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना होता है कि हमारा क्वार्टर 3 सबसे स्ट्रांग जाता है, बिकॉज़ उसमें फेस्टिवल सीजन होता है, अच्छी खासी डिमांड होती है, बहुत सारे यू कैन से कंजम्पशन होता है, तो ऑर्डर मिलते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को। बट इनका क्वार्टर 4 के अंदर भी लाइक अच्छा खासा रेवेन्यू आया है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। तो एक बार समझना पड़ेगा कि कॉन-कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या लॉजिक दिया है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोथ किस तरह से दिखाई पड़ी है। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, वहां पे लगभग 6.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन दिखाई दिया है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका नेट प्रॉफिट आया लगभग 56 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि बात करूं मैं होल ईयर के लिए एफआई 26 के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रेवेन्यू है लगभग 4200 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड साथ में जो इनका वाई ऑन वाई रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आई एफआई 26 के अंदर लगभग 69% से आई है। बात करूं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA मार्जिन है लगभग 5% के आसपास में। एंड बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 112 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये हमने काइंड ऑफ एक क्वार्टर 4 और एफआई 26 के बिजनेस नंबर्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। ऑल्दो जो मैं कॉन-कॉल के हाइलाइट्स बताऊंगा वहां पे और अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस नंबर के पीछे लाइक ये प्रॉफिट का नंबर इतना कैसे अचीव हुआ है, उसके पीछे यहाँ पे क्या गणित दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में भी एनालिसिस करूंगा। एक बार जो भी कंपनी के जो दूसरे बिजनेस से रिलेटेड हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग हो सके इस बिजनेस के अराउंड, राइट। तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छी एक स्लाइड शेयर करी है। इस कंपनी का एफआई 22 के अंदर जो मार्केट शेयर था, वो लगभग 8% के आसपास में था, और जो करंटली मार्केट शेयर हो गया लगभग 27 से 29% के आसपास में इनका क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर। तो फर्स्ट हमें ये जानना पड़ेगा कि यार इनका मार्केट शेयर कैसे बढ़ा है, कॉन-कॉल के हाइलाइट्स के अंदर इस चीज को जानेंगे, एंड साथ में जो इनके EBITDA मार्जिन के अंदर क्या सस्टेनेबिलिटी दिखाई पड़ेगी और किस तरह से लाइक आगे जाके इंप्रूव होगी EBITDA मार्जिन, उसकी भी जानकारी लेंगे, राइट। देन कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ-कुछ चीजें रखी हैं, लाइक एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर जैसे हमने लिखा पार्सल डिलीवरी हो गई, रिवर्स पिकअप हो गया, जो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है, हाइपर लोकल के बारे में वैसे डिस्कस कर लिया है। और यदि बात करूं मैं कुछ और स्लाइड्स के बारे में जहां पे हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो लाइक एक और स्लाइड है, राइट, ये वाली स्लाइड है। तो इन लोगों ने अपने ऑर्डर्स का वॉल्यूम भी दिया है, इन लोगों ने क्वार्टर के अंदर लाइक एफआई 26 के अंदर किस तरह से अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं। इनके जो एक्सप्रेस ऑर्डर्स हैं लगभग 18.5 करोड़ थे क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर। एंड हाइपर लोकल जो ऑर्डर थे लगभग 4.25 करोड़ रुपए का, 4.25 करोड़ इनके ऑर्डर थे हाइपर लोकल वाले। टोटल ऑर्डर काउंट था लगभग यू कैन से 23 करोड़ ऑर्डर के आसपास में। तो ठीक है, एक हमें यू कैन से इनका वो भी पता लग गया है कि लाइक इनका वॉल्यूम कितना ऑर्डर का, वो भी पता लग गया है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में देखें तो इनका जो ऑर्डर का वॉल्यूम है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे देखो, वाई ऑन वाई इनका एक साल के अंदर इनका जो ऑर्डर का वॉल्यूम है वो डबल हो गया है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 11.25 करोड़ इनका ऑर्डर्स का वॉल्यूम था, और अभी इनका ऑर्डर का वॉल्यूम है लगभग 22.5 करोड़ के आसपास, मतलब बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात हमने ऑलरेडी वैसे कर ली है। और यदि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की आपके साथ में डिस्कशन करूं, तो सेगमेंटल इनका रेवेन्यू परफॉर्मेंस की भी यहाँ पे बात हो गई है। जो इनका एक्सप्रेस वाला वर्टिकल है उसका रेवेन्यू यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 121% से ग्रोथ किया है। हाइपर लोकल वाला रेवेन्यू यहाँ पे केवल 32% से ग्रोथ किया है वाई ऑन वाई। एंड जो इनका अदर लॉजिस्टिक वाला वर्टिकल है वो यहाँ पे लगभग डी ग्रोथ किया है। तो उसका एसेस आई थिंक ये लोग उसको डिप्रिकेट करना चाह रहे हैं। ऑर्डर काउंट की मैंने वैसे ऑलरेडी बात कर ली थी कि इसके अंदर इनका जो एक्सप्रेस ऑर्डर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। हाइपर लोकल के अंदर 30% के आसपास की ग्रोथ दिखाई पड़ी है। वाला वर्टिकल यहाँ पे जस्ट रिसेंट में स्टार्ट हुआ 1-2 साल पहले, इसलिए यहाँ पे उतना एसेस यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई उतना नहीं पड़ा है एक्सप्रेस ऑर्डर के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, लाइक कंपनी यहाँ पे किस तरह का कैपेक्स करते जा रही है। तो एफआई 25 के अंदर इस कंपनी ने लगभग 250 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। स्पेसिफिकली अलग-अलग लाइक इनका जो जियोग्राफिक एक्सपेंशन मान लो या फिर नेटवर्क ऑटोमेशन की बात कर लो, मतलब मेजरली इनका जो कैपेक्स जाएगा आपका यू कैन से जियोग्राफिक एक्सपेंशन जो होगा, नेटवर्क एक्सपेंशन होगा, उसके अंदर इनका बड़ा कैपेक्स जाता है। बिकॉज़ इनको हर एक वेयरहाउस के अंदर, हर एक सोर्टिंग सेंटर के अंदर स्पेसिफिक इंफ्रा सेटअप करना पड़ता है।
तो उसके लिए इनकी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा जाती है। FY26 की बात करें तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 185 करोड़ रुपए के आसपास में, मतलब कंपनी लगभग 250 करोड़ 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स किया है। और मतलब इन लोगों ने अच्छा खासा कैपेक्स किया है, तभी जाके इनकी 1 साल के अंदर, लास्ट के 1 साल के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। अब बात करते हैं, लाइक कंपनी ने अभी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे शेयर करी है कि इन लोगों का भी ज्यादा सबसे फोकस किस चीज पे है, कौन से सेगमेंट पे ज्यादा फोकस है, जहां से इनकी EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छे से यहाँ पे डिलीवर हो सकती है। तो इनका फोकस है क्विक कॉमर्स वाला, जो इनका वर्टिकल हाइपर लोकल वाला, उस पर फोकस करने का। एंड साथ में जो इनकी प्राइम डिलीवरी है, लाइक इंटरसिटी सेम डे वाली और इंटरसिटी नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए, इस पे ज्यादा फोकस है। जो लार्ज शिपमेंट्स डिलीवर करने होते हैं, लाइक फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, उन पे इनका फोकस है। एंड साथ में लोगों ने एक एक्विजिशन किया था कंपनी का क्रिटिका लोग नाम से, जो हाई वैल्यू आइटम्स को हैंडल करने वाली, डिलीवरी करने वाली कंपनी थी, उसका एक्विजिशन किया है, तो उस पे भी इनका ज्यादा फोकस है। इन लोगों ने हर एक इन चारों सेगमेंट का थोड़ा ब्रेकअप भी दिया है। लाइक क्यू कॉमर्स के अंदर इनका ऑलरेडी, लाइक अमेजोन नाउ जो हमने ऑलरेडी देखा, जो स्विगी इंस्टामार्ट की तरह, फिर ब्लिंकिट की तरह एक ऐप है, अमेजोन का ही सब्सिडरी है अमेजोन नाउ, जो यहाँ पे लाइक 15-20 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है। तो उसका इन लोगों ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी बन के इनका ऑपरेशन हैंडल करने का प्लान किया। करंटली इनके 15 डार्क स्टोर्स हैं और इनका टारगेट है कि ये डार्क स्टोर बढ़ा के 100 के आसपास लेके चले हैं। तो आपको पता है, लाइक अमेजोन नाउ को रैपिडली एक्सपांड करने के लिए या तो जिस तरह से इटरनल, मतलब जो इटरनल की सब्सिडी है ब्लिंकिट, या तो उतना टाइम हो रहा है लगाए, 5-6 साल लगाए इतना बड़ा रैपिड एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर आउटसोर्स कर दे सेडोफेक्स टाइप की कंपनी के पास में। तो वहां पे इन लोगों का पर ऑर्डर के बेसिस पे इनको चार्ज मिल जाएगा, इनको जो भी पेमेंट मिलना पर ऑर्डर के बेसिस मिल जाएगा, और ये लोग इजीली लास्ट माइल डिलीवरी अच्छे से कर सकते हैं, स्टोर ऑपरेशन भी यहाँ पे संभाल सकते हैं। एंड साथ में ही इनका जो एक और वर्टिकल है, प्राइम एंड सेडोफैक्स 360। इसका मतलब ये है कि लोग, यू कैन से, जो D2C स्टार्टअप्स हैं, जिन लोगों ने अपने खुद के, यू कैन से, नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, छोटी कंपनी है, उनका एज सच कोई स्पेसिफिक बड़े वेयर हाउसेज नहीं होते हैं, बड़ा कोई नेटवर्क चैनल नहीं होता लास्ट माइल डिलीवरी करने के लिए। तो उनको ये स्पेसिफिकली ऑनबोर्ड करने का प्लान कर रहे हैं सेडोफैक्स 360 वाले वर्टिकल के अंदर। और यहाँ पे इनके ग्रॉस मार्जिन भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इस पे भी ये लोग अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। एंड करंटली 120 सिटीज के अंदर इनका फुटप्रिंट भी बढ़ गया प्राइम डिलीवरी के लिए। तो एक अच्छी चीज है, ठीक है, इन लोगों का फोकस भी है, लाइक यू कैन से D2C स्टार्टअप्स का, यू कैन से, जो डिलीवरी वाला जो वर्टिकल है, उस वहां से रेवेन्यू फैच करने का। एंड ये इनका था, लाइक आपका लार्ज शिपमेंट्स को डिलीवर करने के लिए। अभी ये लोग लगभग 6000 पिन कोड्स यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। इनका टारगेट है FY27 एंड तक लगभग 10,000 पिन कोड तक पहुंचने का इनका टारगेट है। ये इनका क्रिटिकल लॉजिस्टिक वाला, जो इन लोगों ने एक्विजिशन किया था, जहाँ पे हाई वैल्यू आइटम्स, यू कैन से, क्रिटिकल डिलीवरीज होती है, उस पे भी ये लोग अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। तो हमें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि FY27 के अंदर ये लोग कौन-कौन से इन 4-5 वर्टिकल पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस करने की कोशिश करी कि सेडोफैक्स का जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड क्या-क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एंड साथ में FY26 के अंदर धंधे की यहाँ पे किस तरह से डिलीवरी हुई है। बट ये जो रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में 2-3 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अराइज होते हैं, जिसका हमें आंसर चाहिए होगा, जो कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, या फिर जो मैनेजमेंट ने कॉनकॉल के अंदर जो चीजें बताई वहां से। पहला क्वेश्चन क्या है कि EBITDA मार्जिन कब तक फ्लक्चुएट करेंगे और किस तरह से ग्रोथ करेंगे, एंड इनका एक स्टडी स्टेट क्या होगा, कहां पे जाके EBITDA मार्जिन थोड़े फ्रीज हो जाएंगे। सेकंड हमारा क्या रहेगा कि इनका कैपेक्स का और आगे जाके किस तरह से यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है और कितना ये लोग अपना कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं, राइट? तो उसके बारे में एक बार देखते हैं, लाइक कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं। तो ओपनिंग रिमार्क्स के पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग अभी लगभग 15,500 डिलीवरी पॉइंट्स पे डिलीवरी कर रहे हैं, और इनका टारगेट है कि हम लोग FY27 में लगभग इसको बढ़ा के 17,000 पिन कोड्स तक पहुंचे, और FY28 में लगभग बढ़ा के आपका 19,000 पिन कोड तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, पैन इंडिया कवर करना चाहते हैं। इसका मतलब इनको बहुत सारे अपने वेयर हाउसेज भी खोलने पड़ेंगे, sorting सेंटर भी खोलने पड़ेंगे। इसके लिए इनको कैपेक्स भी करना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट 2 साल तक इनको अच्छे से कैपेक्स अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? और जब कैपेक्स करेंगे तो इनका डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, और जब नए वेयर हाउसेज लेंगे, नए sorting सेंटर लेंगे, तो इनका जो यू कैन से मंथली रेंटल एक्सपेंस होगा वो भी बढ़ेगा। मतलब इनका जो लीज लायबिलिटीज वाला एंगल है वो भी बढ़ता रहेगा। इसका मतलब नेक्स्ट 2 साल तक इनके डेप्रिसिएशन अच्छे से बढ़ेंगे, एंड उसके बाद में इनके लीज लायबिलिटी भी अच्छे से बढ़ेंगे। हो सकता है आज से 2 साल बाद में FY29 के अंदर इनका लीज लायबिलिटीज वाला वर्टिकल उतना ग्रोथ नहीं करेगा, और इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट उतनी ज्यादा ग्रोथ साइज नहीं करेगी, राइट? तो ये तो हमें समझ में आ गया मैनेजमेंट के फर्स्ट कमेंट्री से कि पिन कोड पे ज्यादा एक्सपेंशन करना तो बैकएंड में काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात, राइट? साथ में लोगों ने ये भी अपना ग्रोथ पाथ बताया कि FY27 में हम लोग किस पे फोकस करेंगे। जो हमने अभी चीजें डिस्कस करी थी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के लास्ट के 4-5 पॉइंट पे, हाइपर लोकल पे फोकस करने वाले हैं, क्विक कॉमर्स वाले वर्टिकल पे, डार्क स्टोर को अपना ग्रो कराने वाले हैं। एंड साथ में जो उनका सेडोफैक्स 360 वाला है, जो D2C लाइक छोटी SME कंपनीज के लिए काम आता है, जहाँ पे बेटर इनको EBITDA मार्जिन, ग्रोस मार्जिन मिलते हैं, उस पे फोकस करने वाले हैं।
लार्ज शिपमेंट कैसे डिलीवर करते हैं उस पे फोकस करने वाले हैं। एंड साथ में लोगों ने जो एक सब्सिडरी को एक्वायर किया है क्रिटिकल लॉजिस्टिक को, जो क्रिटिकल हाई वैल्यू आइटम्स की डिलीवरी करती है, उस पे फोकस करने वाले हैं। और इनके इस वाले सेगमेंट, चारों सेगमेंट्स इनके EBITDA मार्जिन इंप्रूव होंगे धीरे-धीरे। तो वो एक अच्छी बात है। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग हमारा जो रियल एस्टेट है उसको अच्छा खासा और ग्रो कराएँगे। रियल एस्टेट मतलब वही सॉर्टिंग सेंटर और वेयरहाउसेस को। इनका ये भी कहना है लास्ट के 1 साल के अंदर हमें हमारा जो वेयरहाउसेस हैं, स्पेसिफिकली लास्ट के 6 महीने के अंदर हमारा रियल एस्टेट हमने 30% से ज़्यादा ग्रो कराया है। मतलब तभी तो जाके इन लोगों ने अपना ऑर्डर्स का जो वॉल्यूम है 2x कर लिया लास्ट के 1 साल के अंदर। मतलब अच्छा खासा इनको स्पेस इन लोगों ने अपना ग्रो किया है। टोटल यू कैन से वेयरहाउसिंग या सॉर्टिंग सेंटर का जो स्क्वायर फीट एरिया है जो हमने देखा भी था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, उसमें अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो किया है लास्ट के 1 साल के अंदर। उससे भी एक्चुअल डिलीवरी हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है, राइट? और मैनेजमेंट का कहना है कि सारे जो इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, जो मेजरली 4 वर्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारा बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए, इसकी वजह से हमें यू कैन से हमारे एबिटा मार्जिन इंप्रूव होंगे एंड साथ में हमें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा। जी, अच्छी बात है। अब बात करते हैं Q&A वाले सेशन के बारे में कि जो मल्टीपल एनालिस्ट ने जो इन लोगों से अपने क्वेश्चंस रखे, उनके क्या आंसर दिए। तो पहला पॉइंट था जो हमने देखा ना था इनका मार्केट शेयर 7% से बढ़ के लास्ट के 4 साल में भी 28% के आसपास में आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि आपका मार्केट शेयर कैसे बढ़ गया? मतलब ऐसा आपने क्या किया कि आपका मार्केट शेयर बढ़ गया? तो इनका कहना है कि यार जो पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर्स है लाइक ब्लू डार्ट टाइप के, उन लोगों ने ऐसा कोई टेक ड्रिवन कुछ एनहांसमेंट उतना तगड़ा किया नहीं है। और मैं तो ब्लू डार्ट की बैलेंस शीट भी देख रहा था, मतलब उनका रेवेन्यू लास्ट के लगभग 8-10 साल में डबल हुआ है। जबकि शेडोफैक्स ने तो लास्ट के 4 साल के अंदर रेवेन्यू को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने जो भी अपना टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, ऐप की बात कर लो या फिर इनके वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लो या फिर डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लो, अच्छा खासा बिल्ड किया है। उसके इन लोगों को फायदा भी मिला है। और वो टेक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ब्लू डार्ट के कंपैरिजन में लोअर कॉस्ट पे क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहे हैं। तभी इनका मार्केट शेयर गेन हुआ, राइट? तो अच्छी बात है, ये हमें यहाँ पे एक आंसर मिल गया है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया कि ये जो अभी रिसेंट में फ्यूल प्राइसेस जो बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, उससे आपके ऑपरेशंस पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? मतलब आपकी यू कैन से एबिटा मार्जिन घटेंगी तो नहीं? तो इनका कहना है कि यार हम जब किसी क्लाइंट से हमारा जब एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं एग्रीमेंट को, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे एक फ्यूल सरचार्ज का एक क्लॉज रखते हैं कि जैसे ही फ्यूल इतना रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम लोग हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में इतना मतलब रीनेगोशिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को और यहाँ पे पर डिलीवरी की हमारा चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इनका कहना है कि हम लोगों ने वो चीज़ वापस क्लाइंट के साथ में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया और कॉस्ट पास ऑन करना स्टार्ट कर दिया क्लाइंट के पास में। बट हाँ, वो पूरा इम्पैक्ट को आते-आते लगभग लग जाएगा, 2-3 महीना लग जाएगा बिकॉज़ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सबके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूल सरचार्ज वाला पार्ट से एग्जीक्यूट होगा, तो लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेबी हल्का-फुल्का इम्पैक्ट देयर इज़ पॉसिबिलिटी क्वार्टर 1 FY 27 में देखने को मिल सकता है। बट क्वार्टर 2 FY 27 से इनका मेबी वापस बैक ऑन द ट्रैक होने से इबिटा मार्जिन, राइट? तो ये बात और हाँ, यदि इन लोगों ने इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट को, तो मेबी क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर इनकी एबिटा मार्जिन खराब ना हो, बिल्कुल देयर इज़ पॉसिबिलिटी है। इनसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि आपके जो दूसरे कंपटीटर है लाइक डिलीवरी की बात कर लें, वो पार्ट ट्रक लोड के अंदर भी काम करता है। तो आपका कोई वहाँ पे इंटेंट है, कोई प्लान है उस वाले वर्टिकल के अंदर जाने का? तो इन लोगों ने साफ-साफ मना कर दिया कि ऐसा जो हमारा उसमें ऐसा जाने का कोई प्लान नहीं है। एंड साथ में इनसे पूछा गया लाइक आपका लाइक डार्क स्टोर पे क्या स्टेटस है? तो उनका कहना है कि जो अमेज़न नाउ है, लाइक उसका हने हमने पूरा आउटसोर्सिंग लिया है लास्ट माइल डिलीवरी का, डार्क स्टोर ऑपरेशंस का। करंटली हमारे पास में 15 स्टोर हैं और सिंगल सिटी के अंदर लगभग 12-13 स्टोर हैं इनका, एक शहर के अंदर 90% ऑफ द टोटल डार्क स्टोर जो 15 उनमें से 12-13 मान लो। और वहाँ पे हम लोग अच्छा खासा कर रहे हैं। हमारा यू कैन से ये मॉडल यू कैन से अच्छा खासा सेट हो चुका है। अब इसको हमें रेप्लिकेट करके एक्सपांशन फेज में जाना है इस मॉडल को लेके। डार्क स्टोर वाले ऑपरेशंस के मॉडल को लेके। और इसके अंदर यू कैन से इनका कहना है कि जो हमारे डार्क स्टोर चल रहे हैं लगभग 10 एक लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू पर मंथ हमें आ रहा है। ब्रेक इवन हमारे डार्क स्टोर, मतलब और अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब इन लोगों ने इस मॉडल को क्रैक कर लिया है। मतलब सिंपल सी बात है, इस मॉडल को क्रैक कर लिया है और डार्क स्टोर वाले मॉडल से इनका यू कैन से इनका डायरेक्टली एबिटा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं यू कैन से। तो एक अच्छी बात है, लाइक इनके लगभग 20% के आसपास में ग्रॉस मार्जिन बन रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे उस डार्क स्टोर के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो हमें और ज्यादा बेटर ग्रॉस प्रॉफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। अमेज़न को भी फायदा है कि भाई उनको अपने अलग से डार्क स्टोर ढूँढ के वहाँ पे इंफ्रा कैपेक्स सेटअप करना, मैन पावर को हायर करना, राइडर्स को ऑनबोर्ड करना बहुत झमेला होता है। मतलब इट्स ए ऑफ सभी बिज़नेस, सिंपल सी बात है। और उसके लिए यदि वो किसी को आउटसोर्स कर सकता है, पर ऑर्डर डिलीवरी की सपोज़ वो कुछ पैसे चार्ज मतलब होगा और डेफिनिटली सेडोफैक्स पर डिलीवरी चार्ज करेगा, मे बी ₹30 ₹40 ₹50 पर डिलीवरी। तो डेफिनिटली वो अपना अमेज़न इनको दे देगा, सीधी-सी बात है। बट हाँ, इन्वेंटरी अमेज़न की रहेगी डार्क स्टोर के अंदर। ये लोग केवल ऑपरेशंस ही मैनेज करेंगे। तो ये बात करी हमने डार्क स्टोर वाले वर्टिकल के बारे में।
एंड देन इनका मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम लोगों ने एफआई 26 में जो कैपेक्स किया है, सिमिलर काइंड ऑफ कैपेक्स हम लोग नेक्स्ट 2 साल के लिए करेंगे बिकॉज़ वही इनको नंबर ऑफ पिन कोड्स पे अपना रीच बढ़ाना है। तो डेफिनिटली जब इनका कैपेक्स और बढ़ेगा इनका एफआई 27 एफआई 28 के अंदर, तो इनका डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ेगी एंड साथ में जब लोग नया एरिया लीज पे लेंगे, वेयरहाउसेस, sorting सेंटर, तो इनका जो लीज एक्सपेंस है, मंथली रेंटल एक्सपेंस है, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर आजकल इंटरेस्ट कॉस्ट में दिखाई पड़ता है, पोस्ट आईएनडीएस अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर, तो वहाँ पे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा एफआई 27 एफआई 28 के अंदर लगभग 100 से 120 बेसिस पॉइंट के आसपास में इबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। उसके बाद में हम लोग जैसे हमारा कैपेक्स करना बंद कर देंगे और हमारा यू कैन से जब हमारे 19,000 पिन कोड्स हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हमें और बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और हमारा इबिटा मार्जिन उसके बाद में लगभग 200 बेसिस पॉइंट के आसपास में इंप्रूव होगा। और जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि कहाँ पे जाके आपका इबिटा मार्जिन स्टेबल हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो इबिटा मार्जिन स्टेबल होगा लोअर डबल डिजिट, मतलब 10, 11, 12% के आसपास हमारा इबिटा मार्जिन जाके वहाँ पे यू कैन से सेट होगा। मे बी 12-13% के आसपास में 11-12% मान के आप चल सकते हो। तो अभी अब यदि मैं इसको थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूँ, एफआई 26 का इबिटा मार्जिन इनका कितना है? लगभग 5 सवा 5% के आसपास में। यदि मैं 100 से 120 बेसिस पॉइंट लूँ तो इनका एफआई 27 का एक्सपेक्टेड इबिटा मार्जिन कितना होगा? लगभग 6 से 6.5% के बीच में। एफआई 28 का इबिटा मार्जिन कितना हो सकता है? लगभग 8% के आसपास में। एफआई 29 का इबिटा मार्जिन कितना हो सकता है? लगभग 10% के आसपास में। एफआई 30 का इबिटा मार्जिन कितना हो सकता है? लगभग 11-12% के आसपास में, जो इनकी स्टडी स्टेट है इबिटा मार्जिन की। मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स तक कंसिस्टेंटली इस बिजनेस के इबिटा मार्जिन इंप्रूव होते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखना पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये बातें केवल यू कैन से डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, फिर एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तभी जाके इस कंपनी को एक अच्छा बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक धंधे के पर्सपेक्टिव से कि बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए एफआई 27 के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है कि हम लोग 27 से 30% के आसपास में ग्रोथ करेंगे एफआई 27 के अंदर। ये मेरे को थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस लगा, पर ठीक है, मतलब जो भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग फोल्सली नहीं बोल सकते कि कंपनी 50% से ग्रोथ करेगी, हम लोग हमारी कैलकुलेशन 50% के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारा जो बाकी का कैलकुलेशन होगा उसकी बेसिस पे ही होगा। और साथ में इन लोगों ने ये भी बोला है कि इनके पास जो करंटली कैश पड़ा है लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपए के आसपास का कैश पड़ा है। उसमें से लगभग 1300 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़े, मतलब एफडी के अंदर पैक पड़े हैं। तो 1300 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है कंपनी की, तो उससे इन लोगों को कितना इंटरेस्ट बनेगा साल का? लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए के आसपास में। और जो छोटे-मोटे यदि 5, 6, 7, 8 करोड़ रुपए की अदर इनकम आती है, तो इस कंपनी की अदर इनकम कितनी रहेगी एनुअली? एफआई 27 के अंदर 100 करोड़ रुपए के आसपास में। आपने देखा होगा ना इटरनल की बैलेंस शीट के अंदर इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का इनका अदर इनकम आता है, बिकॉज़ जो कैश पड़ा है वो कंपनी ने एफडी के अंदर एफडी बना रखी है, तो एफडी का ब्याज मिल रहा है उनको। तो इनका भी लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में अदर इनकम आएगा एफआई 27 के अंदर, राइट? ठीक है, और इबिटा मार्जिन वही लगभग 6.5% के आसपास में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी 5.5% हो गए ऑलरेडी। इवन 120 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मानूं तो लगभग 6.5% के आसपास में इनके इबिटा मार्जिन हो सकते हैं। हाँ, Q1 के अंदर में भी 6% के आसपास में हो सकते हैं, Q2 के अंदर यू कैन से 6.5% और आपका Q3 Q4 के अंदर में भी मतलब 6.5-7% के आसपास में हो सकता है, तो एवरेज आपका वही 6.5% के आसपास में आ जाएगा। बिकॉज़ Q3 Q4 में इनका धंधा ज्यादा होगा, तो वहाँ पे 7% के आसपास का इबिटा मार्जिन ये लोग अचीव कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने काइंड ऑफ कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, सारे हमने वैसे कवर कर लिए हैं। अब इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो देखो इस कंपनी की करंट मार्केट कैप कितनी है? 13,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एफए 26 का रेवेन्यू कितना था? 4200 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 30% की भी बिजनेस ग्रोथ मानूं तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो जाएगा एफए 27 का? लगभग 5400 से 5500 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 6.5% का इबिटा मार्जिन लेता हूं तो इनका इबिटा कितना बनेगा? समथिंग समथिंग 350 से 360 करोड़ रुपए के आसपास में। अदर इनकम कितनी आएगी? 300 करोड़ रुपए का एफडी का इंटरेस्ट, लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए, और जो बाकी का क्वार्टरली 3-4 करोड़ रुपए का अदर इनकम आता है उनको जोड़ दो तो 100 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी अदर इनकम आ सकती है एफआई 27 के अंदर, राइट? और यदि मैं बात करूं जो ये लोग अपना लाइक जो रेंटल कॉस्ट पे कर रहे हैं वेयर हाउसेज की, सॉर्टिंग सेंटर की, तो कितनी हो सकती है? अभी लगभग 18-20 करोड़ रुपए के आसपास में, मे बी 20-1% का और मैं ग्रोथ मानता हूं तो मे बी 25 26 27 करोड़ रुपए के आसपास में इनका इंटरेस्ट कॉस्ट आ सकता है एफआई 27 का। अब बात करता हूँ डेप्रिसिएशन कॉस्ट का। तो इन लोगों ने अच्छा खासा अपना रियल एस्टेट का एक्सपेंशन किया है, वेयर हाउसेस, सॉर्टिंग सेंटर का। क्वार्टर 4 के अंदर इनका डेप्रिसिएशन लगभग 33 करोड़ रुपए के आसपास में था और फर्दर कैपेक्स भी ये लोग एफआई 27 के अंदर करने वाले हैं।
तो यदि क्वार्टर 4 FY 26 जो एग्जिट हुआ FY 26 उसका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगभग 33 करोड़ रुपए है। तो मे बी क्वार्टर 1 के अंदर 35 करोड़ हो सकती है, क्वार्टर 2 के अंदर 40 करोड़ हो सकती है, क्वार्टर 3 के अंदर हो सकता है 43-44 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक भी जा सकती है क्वार्टर 4 के अंदर। पर ठीक है, एक एवरेज आउट ले लेते हैं। मे बी इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब ठीक है, मतलब मैं ज्यादा इसमें ऐड नहीं करूंगा, 33, 37, 40, 43 करके 35 को यदि मैं रखता हूं तो 140 करोड़ रुपीज के आसपास में इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो सकते हैं FY 27 का। अब इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जी इनका जो एब्सोल्यूट एबिटा कितना था? 350 करोड़ रुपए के आसपास में। 100 करोड़ रुपए जोड़ देते हैं अदर इनकम के, 450 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इसमें से यदि मैं आपका रिड्यूस करता हूँ, लगभग 25 करोड़ रुपए इनका इंटरेस्ट कॉस्ट, 140 करोड़ रुपए का इनका आपका क्या बोलते हैं लगभग आपका ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है लगभग 270-280 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है। मतलब जो मैं यहाँ पे नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ वो एक लम सम नंबर्स है, कोई ऐसे ऐसे जिसको आप एग्जैक्ट फिक्स नंबर प्लीज मत कंसीडर कर लेना। ये मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं सारे रेंज बाउंड आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इन लोगों ने FY 26 के अंदर ऐसे कोई टैक्स बुक नहीं किया है, बिकॉज इनके प्रीवियस ईयर्स के अंदर अच्छे खासे लॉसेस बुक कर रखे हैं, तो इनको एक अच्छा खासा टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि FY 27 के अंदर शायद इनको कोई टैक्स इनको बुक ना करना पड़े। तो अप्रोक्सीमेटली इनका जो पीबीटी है पैट में कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 270-280 करोड़ रुपए के आसपास में मान के चलो। और यदि इनको टैक्स यदि बुक करना पड़ेगा तो मे बी इनका पैट 200 करोड़ रुपए के आसपास भी आ सकता है। मतलब ठीक है, एक दोनों यूज केस ही लेके चल लेते हैं ना यार, बेटर अच्छे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो यदि इनका टैक्स बुक होता है तो इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा वो लगभग 60-65 के आसपास आएगा। और यदि टैक्स बुक नहीं होता है तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 46-48 50 के आसपास आ सकता है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कंपनी की टैक्स शायद यहाँ पे बुक ना हो, तो फॉरवर्ड पी हम लोग लगभग 50 के आसपास कंसीडर कर लेते हैं। बिजनेस की ग्रोथ रेट है लगभग 30% के आसपास में। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा? वो आएगा फॉरवर्ड मतलब जो इसकी मार्केट कैप है उसके मतलब जो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो है, सॉरी जो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी आपका 50 का, बिजनेस ग्रोथ रेट है 30% की, तो फॉरवर्ड पैक आता है लगभग 1.7 के आसपास। तो आप देखो 1.7 का फॉरवर्ड पैक देख के अभी हमें ये कंपनी थोड़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव डील नजर आती है। बट हमें अभी यहाँ पे हमारा चीजों को पॉज नहीं करना है। हमें कैलकुलेट करना है कि FY 28 कैसा दिखाई पड़ता है। बिकॉज FY 28 के अंदर तो बुल मार्केट होगा। बुल मार्केट कैसे होगा ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है, बट लास्ट के पौने 2 साल से सच बुल मार्केट नहीं आया है। कितना और इंतजार कराएगा भाई, 1 साल और इंतजार करा ले, बट मे बी FY 28 के एंड तक देयर इज पॉसिबिलिटी बुल मार्केट आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार इस कंपनी को देखते हैं कि मतलब किस तरह की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये कोई रिजिड लेके आप कोई फिक्स नंबर मत देख लेना कि जो मैं मार्केट कैप की कैलकुलेशन कर रहा हूँ FY 28 के नंबर्स के बेसिस पे, वो आप उसको कुछ डंके की चोट बोल दो कि जी ये तो आपने ही बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जैसे assumptions लेके चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार वो भी आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। तो FY 28 के अंदर मानता हूँ लगभग 30% की जिंदगी ग्रोथ करेंगे, तो इनका रेवेन्यू बनेगा लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास में, 7,000 करोड़ रुपीज का। EBITDA मार्जिन इन लोगों का है ना 120 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, तो लगभग 8% का EBITDA मार्जिन मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो इनका जो EBITDA बनेगा, एब्सोल्यूट EBITDA बनेगा 560 करोड़ रुपए के आसपास का। अदर इनकम वही 100 करोड़ रुपए वाली एफडी का इंटरेस्ट तो आएगा ना। और इंटरेस्ट कॉस्ट लेट्स से इनकी लगभग 25-26 करोड़ थी, बढ़ के 30 से 35 करोड़ हो जाएगी, बिकॉज और दूसरे वेयर हाउसेस और सॉर्टिंग सेंटर ऐड हो जाएंगे, तो इनका वहां पे लीज लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो इनको इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, जो 140 करोड़ रुपए थी FY 27 के अंदर, वो बढ़ के में भी आपका 170 करोड़ रुपए के आसपास, 180 करोड़ रुपए के आसपास जा सकती है। तो इनका जो पीबीटी बनेगा लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास का बन सकता है, बिकॉज आपका 560 करोड़ रुपए एब्सोल्यूट एबिटा, 100 करोड़ जोड़ूंगा अदर इनकम 660 करोड़ रुपए, और जो आपका 30 करोड़ और लाइक 170 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए यदि मैं घटाता हूँ, 30 करोड़ आपका इंटरेस्ट कॉस्ट का, 170 करोड़ रुपए आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट का लगभग, तो इनका जो पीबीटी बनेगा लगभग 460 करोड़ रुपए के आसपास में। अब वही वाला एंगल है कि इसमें टैक्स बुक किया जाए कि नहीं किया जाए, तो दोनों यूज केस ले लेते हैं। टैक्स बुक करेंगे तो इनका प्रॉफिट बनेगा समथिंग 350 करोड़ रुपए के आसपास में, टैक्स बुक नहीं करेंगे तो वही 450 करोड़ रुपए के आसपास में इनका भी प्रॉफिट बन सकता है। अब जब बुल मार्केट होगा तो कितने का पी मिल सकता है आप बताओ? एक 30% के बिजनेस ग्रोथ रेट वाली कंपनी को मे बी कितने का पी मिल जाएगा बुल मार्केट में? आप लोग देख लो, लाइक सितंबर 2024 का डेटा देख लो, या फिर आपका अक्टूबर 2021 का डेटा देख लो। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, लाइक जब एक 30% से बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनी होती है, और मे बी यू कैन से FY 29 के अंदर मे बी 25-30% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दे दे मैनेजमेंट, तो मे बी 70, 80, 90 के आसपास का पी रेशियो इस कंपनी को मिल सकता है। अब चलो जी मैं एक बार 80 का पी रेशियो कंसीडर कर लेता हूँ, बिकॉज़ रेंज बाउंड रहता है बुल मार्केट के अंदर भी, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो 70 का ही मिलेगा, 100 का नहीं मिलेगा, 80 का ही मिलेगा, 90 का नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक लमसम हम लोग 70-80 के आसपास का पी रेशियो ले लेते हैं। तो देखो यदि 350 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होगा तो 80 के पी रेशियो में मार्केट कैप कितनी होगी? लगभग 28,000 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब मे बी थोड़ा
कैलकुलेशन आप देख लेना, बट मैंने यहाँ पे लमसम कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। और यदि मैं आपका सपोज करो 450 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अमाउंट लेता हूँ, इनको यदि टैक्स क्रेडिट मिलता है, टैक्स बुक नहीं करना पड़ता है, तो इनका मार्केट कैप बन सकता है लगभग 35-37 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इनका एफवाई 28 के प्रॉफिट नंबर के बाद में यदि एफवाई 29 का बिजनेस की ग्रोथ रेट का गाइडेंस 25% से लेके 30% के आसपास आता है, उस केस की बात कर रहा हूं, इस कंपनी को मे बी 70, 80, 90 के आसपास का पी रेशियो मिल सकता है। उस केस के अंदर इस कंपनी की मार्केट कैप मे बी लगभग यू कैन से 25, 26, 27 मतलब कोई 26,000, 27,000 करोड़ रुपए के आसपास से लेके मे बी 36, 37,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। मतलब मार्केट कैप की एक रेंज बन सकती है 2x से लेके 3x के आसपास तक। तो ये काइंड ऑफ मैंने एक जो हमने एफआई 27 के बेसिस पे जो कैलकुलेशन करी थी, उसमें हमें एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहा था। बिकॉज़ यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.7 के आसपास आ रहा था। बट हमें थोड़ी बेटर बिगर पिक्चर जाननी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एफआई 28 का कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दिखाया है। अब आप बोलोगे कि आप तो एफआई 30 का भी कैलकुलेशन करके दे दो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज़ नेक्स्ट 4 साल में कंपनी कितना धंधा ग्रो करेगी, किस रेट से ग्रो करेगी, उस टाइम पे बुल मार्केट होगा, नहीं होगा, बियर मार्केट होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता। उतनी लंबी कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी। बट हाँ, जो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया है एफवाई 28 के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बुल मार्केट कंसिडर किया बिकॉज़ 2024 के अंदर बुल मार्केट था, तो भाई 4 साल के अंदर तो मे बी बुल मार्केट आ ही जाता है। तो वो वाला मैंने एंगल यहाँ पे देने की कोशिश करी। तो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग बियर मार्केट से बुल मार्केट के अंदर जाते हैं, तो जो हाई बिज़नेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ होती है, उनका एक वैल्यूएशन एक्सपांशन भी होता है एंड साथ में जैसे बिज़नेस की ग्रोथ रेट होती है, उसके बेसिस पे उनका मार्केट कैप का यू कैन से एक्सपेंशन भी होता है, धंधे की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनती है। वही वाला केस यहाँ पे होता हुआ थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। बट इसके अंदर जो रिस्क है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे बड़ी रिस्क क्या है? जो मैनेजमेंट ने बोला है एबिटा मार्जिन एक्सपांशन होने का पाथ, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यदि एबिटा मार्जिन इनका एक्सपांशन नहीं हुआ और यदि कंपनी ने कंसिस्टेंटली 2-3 क्वार्टर के अंदर लोअर एबिटा मार्जिन यदि रिपोर्ट कर दिए 3% के 4% के, तो मार्केट बहुत खतरनाक पिटाई भी करेगा इस कंपनी की। कैसी पिटाई करेगा? तो आपको पता होगा कि जहाँ पे एबिटा मार्जिन में दिक्कत आती है, इनकंसिस्टेंसी आती है, मैनेजमेंट का गाइडेंस फॉलो नहीं होता और जो कंपनीज होती है लगभग 10, 15, 20 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के आसपास में, उन कंपनीज की इतनी पिटाई करी जाती है कि उन कंपनीज को अपनी बुक वैल्यू के 3 टू 4x के मल्टीपल पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात कर लो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर लो, जेगल तो छोटा कंपनी था, तो मार्केट कैप मतलब बुक वैल्यू के 2x, केवल बुक वैल्यू का 2x मल्टीपल देके उसको लाके खड़ा कर दिया बिकॉज़ वो तो छोटी कंपनी थी ना, 3,000 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यदि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो फुलफिल नहीं होता है, एबिटा मार्जिन यहाँ पे अच्छे से फुलफिल नहीं होते गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो अच्छी खासी पिटाई भी हो सकती है और इसका मार्केट इतनी पिटाई करेगा कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है, जो नेटवर्थ है कंपनी का, उसका मे बी 3x मल्टीपल के आसपास लाके खड़ा कर सकता है। तो वो रिस्क है यहाँ पे, वो एक बार आप ध्यान रख लेना बिकॉज़ इस कंपनी का जो नेटवर्थ है लगभग आई थिंक 1800-2000 करोड़ रुपए के आसपास है, एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं पता। यदि दिखते हुई खराब मतलब एबिटा मार्जिन में दिक्कत हुई, मैनेजमेंट का गाइडेंस फुलफिल नहीं हुआ, मतलब किसी भी कारण से भले इकोनॉमी में कुछ टर्बुलेंस आ गया, कुछ भी कारण हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट को? यदि एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, तो इस कंपनी के मार्केट कैप अच्छे खासे करेक्ट करी जा सकती है। मे बी 5-6,000 7,000 करोड़ रुपए के आसपास में करेक्शन करके मार्केट कैप को लाया जा सकता है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना मतलब ये सबसे बड़ी रिस्क मेरे को ऐसे बिज़नेस के साथ दिखाई पड़ती है बिकॉज़ जब आपके एबिटा मार्जिन एक्सपांड होंगे और पैट मार्जिन बढ़ेंगे, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो वहाँ पे पी रेशियो को फैक्टर में लाया जाता है। जब आपके एबिटा मार्जिन फॉल होना स्टार्ट होते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉस मेकिंग हो जाती है, तो फिर कंपनी को नेट वर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो ये थोड़ा फैक्टर है मतलब मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने तो पुराने एग्जांपल देखे ही हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजी जैगल तो वही ठीक है मार्केट का क्या बोलते हैं ये बिहेवियर है, तो वैसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेजर रिस्क फॉर दिस बिज़नेस। एबिटा मार्जिन में फोल्ड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो हमने कैलकुलेशन करी है ना एफआई 28 की, सारी चौपट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उन कैलकुलेशन का। समझ रहा है मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी जो लोगों ने वीडियो देखा उनको यहाँ तक देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ एफआई 28 की कैलकुलेशन देख के जो वीडियो बंद कर रहे हैं ना, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा इस वीडियो से एक्चुअल लर्निंग का, राइट? दो एंड नेक्स्ट रिस्क की ओर बात कर लेता हूँ मैं। यानी कि जो टॉप 5 क्लाइंट है ना, वो उनका लगभग 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। वो रेवेन्यू कंसंट्रेशन मतलब क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी इस कंपनी के यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यदि एक भी क्लाइंट जाएगा टॉप 5 में से, तो इनका अच्छा खासा डेंट लगेगा और यदि एक क्लाइंट चला गया, तो दिस इज़ 100% श्योर इनके एबिटा मार्जिन तो गिरेंगे खतरनाक तरीके से। तो वो रिस्क है
एक्चुअल जो अपकमिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट आएँगे, उसके अंदर इस रिस्क को अच्छे से हमें ध्यान में रख के चलना है। अच्छे से ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, कॉन कॉल को सुनते हुए चलना है कि ये रिस्क नहीं नज़र आए। बिकॉज़ जब रिस्क आएगी, एबिटा मार्जिन गिरेंगे तो अच्छी खासी पनिशमेंट दी जाएगी कंपनी की मार्केट कैप को, जो हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। तो ठीक है, इस कंपनी के अराउंड ये डिटेल में मैंने मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस केवल हमेशा इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना अच्छे से समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए ग्रॉथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं आपकी क्वेरीज का वहां पे अच्छे से आंसर देने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।